हेलो एवरीवन, दिस इज आरडी एंड वेलकम टू आरडी क्लासेस। आज हम नेक्स्ट क्लास जो है हमारी राज्य व्यवस्था की, तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे संवैधानिक विकास के बारे में। इससे पहले भी हमने संविधान के पूरे विकास के बारे में देखा था, जहाँ पे हमने देखा था एक एक राजलेख, एक एक अधिनियम कौन कौन से सन में आए, इस चीज़ के बारे में एक शॉर्ट चर्चा किया था ऊपर ऊपर कि कौन कौन से सन में आए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उस सन में तो आए, परंतु उसका क्या प्रभाव रहा, उस नियम में से क्या चीज़ लेके आए अंग्रेज, जिसके द्वारा उन्होंने हमारे ऊपर इतने साल तक रूल किया। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हमने चर्चा की थी 1600 के राजलेख की, अर्थात जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। ठीक है, जब इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो किस द्वारा बनी? वो बनी महारानी के राजलेख के द्वारा। और कब बनी? 1600 ईस्वी में। ठीक है, तो उस राजलेख में क्या लिखा था अब यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। कौन कौन से राजलेख में क्या क्या बोला गया, इसके बारे में आज पूरा डिटेल से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 1600 के राजलेख में महारानी लिख के दे दिया उनको कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आप जाइए, ठीक है, आप पूर्व के देशों में व्यापार कीजिए, आपको आपके अलावा हमारे देश से कोई भी कंपनी आपके प्रतियोगी कंपनी के तौर पे वहां पे नहीं आएगी। ये उन्होंने लिख के दे दिया। ठीक है, तो 15 वर्ष के लिए उनको इस प्रकार से लिख के दे दिया गया कि आप जाइए पूर्व के देश में, एकदम बिल्कुल बेफिक्र व्यापार कीजिए। ठीक है, और दूसरा कंपनी थी, तो कंपनी में क्या होता है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जरूरी है। ठीक है, उसके निर्णय लेने के लिए, उसके नुकसान फायदे सारी चीज़ों के लिए, तो वहाँ पे एक गवर्नर और उसके 24 सदस्य एक पूरी परिषद बना दी गई। तो ये 1600 के राजलेख के द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट आया 1726 का राजलेख। चूंकि अभी कंपनी जो है व्यापारिक ही थी, ठीक है, व्यापार ही उसका मुख्य उद्देश्य था, तो कंपनी के लिए ही राजलेख आया था। तो इसमें कहा गया था कि जो कलकत्ता, मद्रास और बिहार, ठीक है, सॉरी बंगाल, तो इस क्षेत्र में जो राज्यपाल थे, ठीक है, यानी कि जो कंपनी का जो शासन चल रहा था, अपने कंपनी के अंतर्गत वो लोग जो शासन कर रहे थे उस समय, तो उनको विधि बनाने का अधिकार इस 1726 के राजलेख के द्वारा दे दिया गया कि आप अपने लिए खुद विधि बनाइए। अभी इससे पहले विधि बना रही थी कौन? एक गवर्नर और 24 सदस्य जो उसके परिषद में थे ये। लेकिन अब ये बोल दिया गया कि आप भारत में जहां पे निवास कर रहे हैं वहीं पे जाइए और अपना विधि बनाइए और अपना शासन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। काफी महत्वपूर्ण है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा पूरी अंग्रेज कंपनी पे, या कहें कि हमारे भारत क्षेत्र में जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पे। ठीक है, अब देखते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ऐसा क्या चीज आया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पहला जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, अभी देखिए इससे पहले गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है, चाहे मद्रास में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे मुंबई, जहां पर भी उनके जो भी साधन चल रहे थे वहां पे थे गवर्नर। अब गवर्नर को उन्होंने एक नया नाम दे दिया, गवर्नर जनरल। ठीक है, और गवर्नर जनरल बनाने का उनका उद्देश्य क्या था कि गवर्नर जनरल एक रहेगा और उसके नीचे सारी कंपनी की जो भी व्यवस्था है वो चलेगी। तो इस प्रकार से उन्होंने पहला गवर्नर जनरल बनाया वारेन हेस्टिंग को। ठीक है, वारेन हेस्टिंग सबसे पहले गवर्नर जनरल से, ये बहुत ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, इस प्रकार। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इससे पहले तो आ रहे थे उनके दस्तावेज, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं था लिखित के तौर पे, वो लोग इस प्रकार से मौखिक भी चल जाता था कभी कभी। लेकिन यहाँ पे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार हमें उनके लिखित संविधान के बारे में पता चलता है। लिखित संविधान अर्थात जो वर्तमान में हमारा भारत देश का संविधान है, इस प्रकार का संविधान। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है। और 1774 में देखिए 1773 का जो एक्ट आया उसी के द्वारा 1774 में 4 सदस्यीय कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब देखिए व्यापार चल रहा है, व्यापार चलने में कभी कभी होता है, बहुत सारी चीजें होती है, अगर एक व्यवस्था है तो वहां पे नियम कानून न्याय की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इस चीज के लिए उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो कि कलकत्ता में बनाया, और उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे एलिजा एम्पो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाम कभी पूछ लिया जाता है कि जो पहला अंग्रेजों के समय में जो सुप्रीम कोर्ट बना तो उसके जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे एलिजा एम्पो। ठीक है, अब यहाँ पे एक और व्यवस्था कर दी गई कि आप बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं कर सकते। इससे पहले क्या होता था, कंपनी व्यापार करती थी, लेकिन इसके अलावा कंपनी के जो सदस्य थे, जो वहां पे कार्य करते थे कंपनी में, वो अपना अपना व्यापार भी करते थे। कैसा? कंपनी कर रही है, मान लीजिए बड़े पैमाने पे व्यापार कर रही है, तो छोटे छोटे कर्मचारी क्या करते थे, अपना भी 2-4 किलो पकड़ लिए, चलो हमारा भी खरीद लो, उसका भी खरीद लो, ये सारी चीजें। तो ये इस व्यापार को उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया कि बिना लाइसेंस के आप व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आया
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही, ठीक है, उसके द्वारा ही 1781 में ऐसा कर दिया गया कि जो कलकत्ता की सरकार थी, अब देखिए ये केंद्रीकरण की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। पहले तो यहाँ पे उन्होंने अधिकार दे दिया था 1726 में कि जो कलकत्ता मद्रास बिहार ये मतलब ये अपने अपने लिए कानून बना सकते हैं, लेकिन 1773 में क्या हुआ कि जो कलकत्ता सरकार थी वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये तीनों के लिए विधि बनाने का काम किसको दे दिया गया? कलकत्ता सरकार को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे केंद्रीकरण शुरू होता है। अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, लेकिन कैसे आया, क्यों आया? तो ये आया प्रधानमंत्री जो उस समय थे ब्रिटेन में, लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है। तो इनकी समिति की सिफारिश पे वो कहना चाहिए ये एक्ट आया था, ठीक है। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे, यहाँ पे हमने देखा था जो 1600 के राजलेख में यहाँ पे एक जो बनाया गया था, तो उनका पहले समय काल होता था 1 साल, ठीक है, केवल 1 साल तक होते थे। उसके बाद दोबारा से प्रत्येक वर्ष चुन के आते थे, लेकिन क्या कर दिया गया, उनकी अवधि बढ़ाकर 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दी गई, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है गवर्नर जनरल को शक्तियां भी दे दी गई, एक्स्ट्रा शक्तियां। कैसी? पहली तो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, लेकिन अब उनको क्या शक्ति दे दी गई? सैनिक शक्ति भी दे दी गई कि आप जहां युद्ध करना हो, जहां पे कुछ भी करना हो, आप बेखौफ बिना पूछे, या मतलब थोड़ा पूछना तो पड़ता था, लेकिन उनको सैनिक शक्तियां दे दी गई कि आप लड़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा सिविल शक्ति नियम कानून बनाने की भी शक्ति दे दी गई। और सबसे महत्वपूर्ण हुआ निर्णायक मत देने का अधिकार। अब देखिए क्या होता था, इससे पहले क्या होता था, इससे पहले गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, वहां पे जो निर्णय है वो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि गवर्नर जनरल उनकी बात मान के ही उस प्रकार से कार्य करता था। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया कि अगर उनकी बात में ऐसा उनको लगता है गवर्नर जनरल को ये बात से हमारी काम नहीं चलेगी या हमारा जो नियम शासन नहीं चल पाएगा, तो वो निर्णायक मत यहाँ पे उनको देने की शक्ति गवर्नर जनरल को दे दी गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1773 के बाद 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। अब देखिए 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसमें ऐसी बहुत सारी त्रुटियां थी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पहली बार तो शुरू किया था बनाना, तो इस प्रकार से जो त्रुटियां थी उसको संशोधन करने के लिए आया 1781 में संशोधनात्मक अधिनियम, ठीक है। तो नाम ही इसका संशोधनात्मक अधिनियम। तो ये 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट थी उसकी कमियों को दूर करने के लिए ये संशोधनात्मक अधिनियम लाया गया, ठीक है। कलकत्ता की जो सरकार थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने की शक्ति दी। अब देखिए पहली बार तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही यहाँ पे ये 1781 में इसको शक्ति दे दी गई। दूसरा एक और कानून लाया गया कि 1781 में कि यहाँ पे और बनाए, ठीक है। तो इस प्रकार से उसको दो प्रकार से मतलब उनको एक प्रकार कह सकते हैं कि 2 तरह से उनको अधिकार मिल गया कि आप उसके लिए नियम कानून बना सकते हैं, ठीक है। गवर्नर जनरल सुप्रीम कोर्ट के बाहर कर दिया गया। देखिए हमने यहाँ पे देखा था कि सुप्रीम कोर्ट तो बनाया गया, लेकिन क्या होता था अगर गवर्नर जनरल कुछ कर रहा है तो अधिकतर सुप्रीम कोर्ट के जज सामने आ जाते थे कि भाई तुम गलत कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। तो इस चीज को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो गवर्नर जनरल थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में गवर्नर जनरल नहीं आते हैं, चाहे वो कुछ भी करे। इस प्रकार से यहाँ व्यवस्था कर दी गई। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखिए लगातार एक्ट आ रहे हैं, ठीक है। ये कानून अपने नियम अपने शासन को जड़ जमाने के लिए सारी चीजें लाई जा रही इनके द्वारा। तो देखिए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ, अब यहाँ पे देखते हैं। यह पहला दस्तावेज था जिसमें ताज का स्वामित्व की बात की गई, ठीक है। यहाँ पे ये बोला गया कि महारानी का शासन। अब देखिए ताज के स्वामित्व अर्थात वैसे भी ब्रिटेन में राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, महारानी का शासन हुआ करता था। तो यहाँ पे पहले दस्तावेज है जो कि ताज के स्वामित्व की बात की गई, ठीक है। नेक्स्ट जो व्यापारिक अधिकार थे उसको तो कंपनी के हाथ में रहने दिया गया, लेकिन जो राजनीतिक थी अर्थात अब यहाँ पे उनका 1784 की बात कर रहे हैं तो 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ उनको दीवानी मिल गई। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद तो उन्होंने कब्जा ही करना शुरू कर दिया। तो उनको ऐसा लगने लगा कि अब हम धीरे धीरे यहाँ पे पूरा क्षेत्र पे कब्जा कर लेंगे, ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए पहले तो कंपनी जो है व्यापारिक थी तो उसको व्यापारिक अधिकार रहने दिया गया, परंतु जो राजनीतिक शक्तियां थी उसको कर दिया गया 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल के हाथ में, ठीक है। उसके लिए एक नियंत्रक मंडल बना दिया गया ब्रिटेन में और उसके हाथ में राजनीतिक पूरी शक्तियां दे दी गई, ठीक है। और मुख्य बात यह है कि इन सदस्यों की नियुक्ति सम्राट करता था। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सम्राट ही लगभग कहना चाहिए शासन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हमको समझ में आता है। नेक्स्ट है गवर्नर परिषद जो कि पहले 4 सदस्य थे इसके, उसको 3 कर दिया गया। अब 3 क्यों कर दिया गया, हमने इससे पहले चर्चा की थी कि निर्णायक मत देने की बात।
4 हो जाते तो क्या हो जाता था, तो 2-2 बराबर हो जाते थे, ठीक है। और 2-2 जब बराबर हो जाते थे तो निर्णय देने में बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए कर दिया गया कि उसके सदस्यों को कम कर दिया 3, ठीक है। तो 3 में एक तरफ हो गया, 2 एक तरफ हो गए, इस प्रकार से उनका कार्य चला। अब प्रशासन का भी अधिकार दे दिया कि क्या प्रशासन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उपहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब देखिए क्या होता था, कंपनी में बहुत सारे कर्मचारी जो कार्य करते थे, पहली बात तो वो लोग अपना भी व्यापार पहले कर लेते थे, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उनको लाइसेंसिंग व्यापार कर दिया गया। अब वो दूसरा क्या काम करते थे, पैसे कमाने के लिए वो राजा महाराजाओं से उपहार लेते थे कि देखिए हम आपका ये काम कर देते हैं, आप हमको ये दे दीजिए, ठीक है। हम आपको मतलब महारानी से कुछ ये दिला देंगे, आप हमको ये दे दीजिए। तो ये सारे उनके कार्य थे। तो इस चीज को रोकने के लिए अंग्रेजों ने ये किया कि उपहार पर प्रतिबंध लगा दिया सीधे सीधे, ठीक है। और इंग्लैंड में भी कोर्ट की स्थापना की गई। देखिए यहाँ पे एक कोर्ट की स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, ठीक है। ये कहाँ की गई थी, आपकी 1774 में, सॉरी 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन उसके भी ऊपर एक कोर्ट जो है इंग्लैंड में बिठा दिया गया कि अगर वहां पे अगर कोई दिक्कत होती है, कलकत्ता में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप जाइए, ठीक है, आप जाइए इंग्लैंड में, वहां पे अपना केस लड़िए। और पता है इंग्लैंड में जाने के बाद तो होगा क्या, अंग्रेजों की जीत होनी थी। तो ये सारी चीज व्यवस्था उन्होंने कर दी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो है अनुमति लेनी पड़ती थी, किसको, गवर्नर जनरल को, ठीक है। गवर्नर जनरल को बहुत सारी शक्तियां तो दे दी गई थी, लेकिन फिर भी अगर अन्य राजाओं के साथ युद्ध करना है, संधि करनी है, या बहुत सारी चीजें होती थी जो कि एक गवर्नर जनरल को यहाँ पे करनी पड़ती थी, तो उसको करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति लेनी अनिवार्य कर दी, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे संवैधानिक विकास में ही 1786 का चार्टर एक्ट, ठीक है। 1786 में भी चार्टर एक्ट आया, तो उसमें क्या बोला गया कि गवर्नर जनरल जो है परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता है। अब देखिए परिषद पहले जो भी निर्णय लेती थी गवर्नर जनरल को मानना पड़ता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया कि जो गवर्नर जनरल था वो परिषद के निर्णय को, वो भी क्या है, विशेष अगर कोई कारण है तब ही की कंडीशन में वो उसके निर्णय को निरस्त कर सकता था, ठीक है। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बना दिया गया। अब बोल दिया गया कि आप सेनापति हो प्रधान, ठीक है। पूरे भारत में आपको जहां पे भी आपको युद्ध करना है, संधि करना है, तो आप पूरे उसके प्रधान सेनापति रहोगे, पूरी सेना आपके कंट्रोल में रहेगी, ठीक है, ये बोल दिया गया। अब आया सबसे महत्वपूर्ण 1793 का चार्टर एक्ट, ठीक है, 1793। यहां पे क्या बोल दिया गया कि भारतीय राजस्व से जो नियंत्रक मंडल को वेतन देने की बात की गई। देखिए नियंत्रक मंडल बैठा था इंग्लैंड में, और उसको वेतन कहां से दे रहे हैं लोग, भारतीय राजस्व से। अब देखिए ये क्या बात हुई यहाँ पे, है ना। तो ये सारी चीजें अंग्रेजों के द्वारा की गई। नेक्स्ट है लिखित विधियों द्वारा प्रशासन। अब देखिए इससे पहले क्या होता था, विधियां उतनी मतलब उसको कह सकते हैं इतना पुख्ता लिखित नहीं होती थी। इससे पहले कभी कभी मौखिक भी नियम बना दिए जाते थे, परंतु अब क्या कर दिया उन्होंने, लिखित जो विधि है होगा केवल उसी के द्वारा। मतलब अगर अभी वर्तमान में देखिए संविधान है, जो संविधान में लिखा है उसी के हिसाब से नियम कानून बनते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने व्यवस्था कर दी गई कि लिखित विधियों से ही प्रशासन पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट जो है न्यायालय को कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार दे दिया गया। जैसे वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे मूलाधिकार की व्याख्या करते हैं, संवैधानिक ढांचे की व्याख्या करते हैं, एवं पूरे संविधान की व्याख्या करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे न्यायालय को कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार दे दिया गया कि कौन सा नियम क्या बोलता है, उसके कितने सारे मतलब एस्पेक्ट लगाए जा सकते हैं, ये सारी चीजें उसको न्यायालय को बोल दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1813 का चार्टर एक्ट, काफी महत्वपूर्ण रहा, ठीक है। इसमें क्या बोला, कंपनी की मोनोपोली टूटी। अब देखिए हमने सबसे पहले में ही पढ़ा था कि जब 1600 ईस्वी में कंपनी बनी और उस समय जो राजलेख आया तो उसमें बोला गया था कि 15 वर्ष तक आप पूर्व के देशों में व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। परंतु उसको धीरे धीरे एक्सटेंड किया गया और बढ़ाया गया, परंतु एक सब्र का बांध होता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि इंग्लैंड में एक ही कंपनी रही होगी, बहुत सारी कंपनियां थी। तो वो जो कंपनियां थी तो वो भी बोलते थे, अब यहाँ पे इतना सारा फायदा हो रहा था इनको, तो वो कंपनियों को ऐसा लगता था कि हम क्यों नहीं फायदा उठाएं भाई, जब ये एक कंपनी फायदा उठा रही तो हम क्यों नहीं। तो उन्होंने इस प्रकार से विरोध किया। तो यहाँ पे देख क्या होता है कि कंपनी की मोनोपोली टूट जाती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी बहुत सारी कंपनियां जो है भारत में आके व्यापार करने लगती है, वो भी ब्रिटेन की, ठीक है। ईसाई धर्म को प्रचार की अनुमति दे दी गई। अब देखिए ये धीरे धीरे पृष्ठभूमि तैयार हो रही है 1857 की क्रांति की। यहाँ पे क्या होता है, आप अभी तक, ठीक है, अभी तक आर्थिक शोषण कर रहे थे, अभी अब ये धीरे धीरे धार्मिक शोषण में भी आ रहे हैं। ईसाई धर्म को बढ़ाएंगे, कुछ करेंगे, अपना चर्च बनाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति मिलने पे 1857 की जो क्रांति हुई उसकी एक पृष्ठभूमि भी तैयार होती है। नेक्स्ट है शिक्षा पे 1 लाख रुपए प्रति साल खर्च करने की इन्होंने बात की।
अपने फायदे के लिए की होगी, ठीक है। इनका एक सिद्धांत था कि ऐसे हमको भारतीय बनाने हैं जो कि अंग्रेजों के मतलब लिए काम करें, ठीक है। उनको अंग्रेजी में ऐसी शिक्षा देनी है कि अंग्रेजों के लिए वो काम करें। और अंग्रेज क्या होता था कि अंग्रेज जब काम करते थे अंग्रेज जो, तो उनको अधिक वेतन देना पड़ता था, परंतु अंग्रेजों का क्या था कि भारतीयों को ही शिक्षित करके उनको अपने लिए काम कराएं कम वेतन में। तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार से शिक्षा के लिए खर्च करने के थोड़ा दिमाग लगाया उन्होंने। नेक्स्ट है स्थानीय करारोपण की व्यवस्था की गई। अब देखिए अभी क्या होता था, कंपनी बहुत सारे करारोपण करती थी, परंतु जो स्थानीय स्तर पे है, जैसे मान लीजिए वर्तमान में ग्राम पंचायत स्तर हो गया, जिला पंचायत स्तर हो गया। अब इस स्तर पे क्या है, या तो उनको करारोपण की मतलब सुविधा नहीं थी, और दूसरी उनको पैसे भी नहीं देते थे कि आप अपने क्षेत्र में कुछ विकास कीजिए। तो इस चीज को देखते हुए उन्होंने करारोपण की, स्थानीय करारोपण की व्यवस्था की, वो किया 1813 के चार्टर एक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कलकत्ता, मद्रास, बिहार जो है विधि जो है बना तो सकते हैं, परंतु लागू कब करेंगे, जब ब्रिटिश संसद इसको अनुमोदित कर देगी, अर्थात जब इनको परमिशन देगी कि आप अपने नियम जो बनाए हैं ठीक है भाई लागू कर लीजिए, तब के कंडीशन में ही लागू कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है 1833 का राजलेख। अब सबसे महत्वपूर्ण राजलेख, ठीक है। अभी धीरे धीरे एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है 1857 की क्रांति की, फिर उसके बाद बहुत सारे बदलाव भी देखने को मिलते हैं। तो 1833 का जो राजलेख आया तो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। अब देखिए इससे पहले हमने देखा था कि गवर्नर जनरल बनाया गया था केवल बंगाल में, जो कि उसके अंतर्गत जो मद्रास, बिहार और जो मतलब बहुत सारे जो छोटी छोटी उनकी क्षेत्र थे वो उसके अंडर में आते थे, ठीक है, बंगाल वाले गवर्नर के अंडर। लेकिन अब पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल बना दिया गया और पूरे को उसके अंदर ला दिया गया। तो एक प्रकार से एक केंद्र बन गया और सब उसके आसपास, ठीक है। तो इस प्रकार से केंद्रीकरण की शुरुआत यहां पे हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है कि गवर्नर जनरल को कानून बनाने का, पूरे भारत में किसी के लिए भी कानून बनाओ, ये सारा अधिकार पूरा गवर्नर जनरल को दे दिया गया। लेकिन उस नियम को जो बनाया गवर्नर जनरल ने, अगर कुछ ऐसा लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ी है, कुछ त्रुटि है, तो उसको जो नियंत्रक मंडल जो कि इंग्लैंड में बैठा हुआ था, ठीक है, नियंत्रक मंडल जो कि इंग्लैंड में बैठा हुआ था वो अस्वीकृत कर सकता था। यहां पे ये बात भी बोल दी गई। गवर्नर जनरल के जो परिषद था, ठीक है, उसमें चौथा विधिक सदस्य जोड़ दिया गया। विधिक सदस्य क्या होता है, कई बार नियम कानून जो बनते हैं तो उसमें कई सारी त्रुटियां रहती है, या किसी नियम को बनने के बाद उसका किस प्रकार से उपयोग किया जाना, ये चीज समझ नहीं आ पाता है, तो इसके लिए उन्होंने चौथा विधि सदस्य जोड़ दिया गया कि ये सारी चीजें ये देखेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंपनी को जो प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व दिया गया। अब चूंकि यहाँ इसकी मोनोपोली तो टूट गई, ठीक है, तो कंपनी का व्यापारिक मोनोपोली जो था वो टूट गया, तो उसको प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व सौंप दिया गया, ठीक है। 1834 में 4 सदस्यीय विधि आयोग, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कहाँ पे देखा था हमने, विधिक सदस्य जोड़ा गया और उसके अलावा एक विधि आयोग भी बना दिया गया जिसमें लॉर्ड मेकाले अध्यक्ष थे। तो लॉर्ड मेकाले के द्वारा मतलब काफी महत्वपूर्ण थे यहाँ पे लॉर्ड मेकाले। तो 4 सदस्यीय विधि आयोग लॉर्ड मेकाले के अध्यक्षता में बना दी गई, ठीक है। नेक्स्ट जो 1843 में लॉर्ड एलनबरो द्वारा दास प्रथा क्या होता था, ये बहुत अच्छी प्रथा नहीं थी। पहले दासों का व्यापार किया जाता था। अफ्रीका में सुना होगा कि आपने, अफ्रीका से दास ले जाके अमेरिका में बेचा जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था थी, भारत में भी कई लोगों को बाहर ले जाया गया काम करने के लिए, उनको दास बनाकर ले जाया गया। तो इस व्यवस्था को यहाँ पर लॉर्ड एलनबरो द्वारा दास प्रथा की समाप्ति के लिए कानून लाया गया और उसको खत्म किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी धारा 87 थी, 87, ठीक है। 1833 के जो राजलेख का धारा 87 था, इसमें यह बोला गया कि किसी भी धर्म, किसी भी कहीं का भी जन्म स्थान, कहीं के भी मूलवंश या रंग। अब देखिए अंग्रेज गोरे थे, इंडियन सांवले थे, ठीक है। जन्म स्थान अंग्रेजों का ब्रिटेन था, इंडियनों का भारत में पैदा हुए। मूलवंश भी ले सकते हैं कि उनका ब्रिटिश मूल के थे, हम भारतीय मूल के थे। तो इस चीज को लेकर बहुत मतलब टकराव होता था कि क्या उनको हमें कहीं पे नौकरी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, उनको मतलब जगह देनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को लेके तो इसकी धारा 87 आई, ठीक है, 1833 के जो राजलेख की। तो उसमें इस धर्म, जन्मस्थान, मूलवंश और रंग में के आधार पे अयोग्य न ठहराने की बात की गई यार। यानी कि अगर आपके पास अच्छा मतलब स्किल है किसी चीज़ का तो आप वो करें, आपको अयोग्य नहीं बोला जाएगा कि आप यहाँ के हैं या वहाँ के हैं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है गवर्नर जनरल को बजट निर्माण करने की शक्ति दे दी गई। अब देखिए इससे पहले जो बजट था ब्रिटेन में बनाया जाता था, भारत के लिए बजट, ठीक है, पूरे पैसे यहाँ से समेटो, ब्रिटेन ले जाओ, ब्रिटेन से बजट बना के फिर थोड़ा थोड़ा पैसे देते रहो, ये काम करते थे। लेकिन अब क्या किया गया कि गवर्नर जनरल को ही बजट निर्माण की शक्ति दे दी गई कि भाई देखिए आप ग्राउंड स्तर पे आपका क्या चल रहा है, कितने पैसे आपको लगने वाले हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये गवर्नर जनरल को बोल दिया गया कि आप ही बजट निर्माण कीजिए, अपने हिसाब से काम कीजिए।
संविधान निर्माण का यहाँ पे आंशिक संकेत देखने को मिलता है। इससे पहले हमने देखा था कि लिखित प्रशासन, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था लिखित विधियों द्वारा प्रशासन 1793 के चार्टर एक्ट में। इस प्रकार से लिखित धीरे धीरे आया 1833 में। तो संविधान निर्माण का आंशिक संकेत देखने को मिलता है कि नियम कानून जो होंगे लिखित होंगे और थोड़े थोड़े सभी को अधिकार दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि धारा 87 में धर्म जन्म स्थान मूलवंश रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। तो एक प्रकार की ये व्यवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट है 1853 का राजलेख। 1853 के राजलेख में क्या हुआ, विधि निर्माण के लिए 12 सदस्यीय समिति बनाएगी, ठीक है। विधि का क्योंकि बहुत बड़े अब क्षेत्र पे इनका कब्जा हो चुका था, तो ये सोचते थे कि अब सभी के लिए कानून नियम बनाने पड़ेंगे, तो इसके लिए इन्होंने एक 12 सदस्यीय समिति का गठन किया, ठीक है। नेक्स्ट आया क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। अब देखिए अंग्रेजों को तो समझ में तो आने लगा था कि अगर भारतीयों को अगर उनको थोड़े थोड़े अधिकार भी न दें या उनको अपने साथ लेकर न चले तो हम ज़्यादा दिन तो यहाँ टिक नहीं पाएंगे, ये अंग्रेजों को लगने लगा था। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लेके आ गए और बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर ले आए। बोले चलो ठीक है, बंगाल अब केंद्रीकरण नहीं रहेगा, उसका भी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेगा जो कि उसके लिए पूरे बंगाल क्षेत्र के लिए नियम बनाए, इस प्रकार से, ठीक है। विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य बना दिया गया। अब देखिए हमने यहाँ पे 1833 का जो राजलेख आया था, तो यहाँ पे चौथा विधिक सदस्य बोला गया था गवर्नर जनरल की परिषद में। तो इस परिषद में जो चौथा विधिक सदस्य था ये था अस्थायी तौर पर, मतलब ये स्थायी नहीं था। तो यहाँ पे 1853 का जो राजलेख है यहाँ पे इसको पूर्ण सदस्य बना दिया गया कि आप परमानेंट रहिए, ठीक है। फिर आता है प्रतियोगिता परीक्षा। आप देखिए वर्तमान में आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं ये यहाँ की देन है। 1853 का जो राजलेख है यहाँ से प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई। पहले क्या होता था, इससे जो नियुक्तियां होती थी वो या तो सम्राट करते थे या तो क्या होता था कि परिषद जो होती थी वो नियुक्ति करती थी। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करना शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है। निदेशक जो मंडल था उसकी जो संख्या थी 24 थी, पहले उसको 18 कर दिया, घटा दिया गया। बोले तुम इतने सारे पैसे खर्च करते जाते हो बिना फालतू के, ये सारी चीजें नहीं चलेगी। तो इन्होंने निदेशक मंडल कर दिया 24 से कर दिया सीधे घटा के 18, ठीक है। कंपनी का ये अंतिम चार्टर था, क्योंकि 1853 के बाद तो 1857 की क्रांति हो जाती है और उसके बाद 1858 में जो नियम बनते हैं, अधिनियम आता है, तो ये होता है वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन नियम कहलाते हैं, ठीक है। हमने जब इसके प्रीवियस क्लास में जब चर्चा की थी, पूरा प्रारूप समझाया था आपको, तो मैंने बताया था कि 1600 से लेके 1853 तक का जो राजलेख था वो कंपनी के अधीन रहता है। लेकिन जब 1857 में क्रांति होती है और 1858 से जो नियम अधिनियम बनने शुरू होते हैं, तो 1947 तक वो आता है ब्रिटिश क्राउन के अधीन, ठीक है। तो ये 1853 का जो राजलेख था वो कंपनी का अंतिम चार्टर रहता है। इसके बाद से सीधे क्राउन के अधीन जो अधिनियम बनने शुरू होते हैं, ठीक है। तो ये रही हमारी पूरी चर्चा, यहां तक कहना चाहिए जो ब्रिटिश कंपनी के अधीन थी, ठीक है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो अधिनियम आए, शासन जो उन्होंने चलाए उसके बारे में। तो वैसे आपको यहाँ समझ तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन टेंशन ना लीजिए, मैं हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। पूरी क्लास अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बात बोलूँगा कि ये जो है अभी रेगुलर पॉलिटी की क्लास जो राजव्यवस्था की क्लास है चलते जाएगी, तो इसलिए आपके चिर परिचित कोई दोस्त सदस्य जो भी हों उसको भी शेयर कीजिएगा कि इस चीज़ में मतलब क्लास अगर चल रही है तो उसमें सहभागिता लें, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।